हेलो दोस्तों, मैं संजीव और मैं आज फिर लेकर हाजिर हूँ आपके लिए जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट। ये हमारा प्रैक्टिस सेट तीसरा होने वाला है। आप अगर बिहार दरोगा, बिहार एसएससी या एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं और जीके की तैयारी कर रहे हैं तो सेट लगाइए और देखिए आप कितना आंसर सही कर पा रहे हैं। ये सारा का सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है और हम डिटेल में इस पर बात करेंगे। जो भी क्वेश्चन आएगा उसको हम डिटेल में बात करेंगे, एनालिसिस करेंगे। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन के ऊपर। और पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ये पूछा जा रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। और ऑप्शन अच्छे से पढ़िएगा और अच्छे से आंसर लगाइएगा। तो आंसर होगा हमारा ऑनड्रेड द्वीप के। अब इसके बारे में अगर थोड़ा बात कर रहे ऑनड्रेड द्वीप के बारे में, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे मैप में, ये हमारा लक्षद्वीप है ना। अच्छा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि लक्षद्वीप किस राज्य के बगल में है। तो लक्षद्वीप जो है वो केरला राज्य के बगल में है ना। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है एंड्रोड। लक्षद्वीप से और कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं, तो लक्षद्वीप का मुख्यालय पूछेगा। तो मुख्यालय कहाँ है, हेडक्वार्टर, यानी इसकी राजधानी कवरत्ती है, तो ये कवरत्ती हो गया। लक्षद्वीप और ये मिनिकॉय है, तो इसके बीच में 9 डिग्री चैनल है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको पता होगा। मिनिकॉय के नीचे मालदीप है और इसके बीच में 8 डिग्री चैनल है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अगाती द्वीप लक्षद्वीप का एकमात्र द्वीप है जहाँ पे हवाई अड्डा है। तो ये भी क्वेश्चन एक बार पूछा गया था कि लक्षद्वीप का उस द्वीप का नाम बताइए जहाँ पे हवाई अड्डा है। तो आंसर होगा हमारा अगाती। अच्छा, एक बात और कि लक्षद्वीप में कौन सी भाषा बोली जाती है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो लक्षद्वीप पर मलयालम भाषा बोली जाती है। लेकिन वही बात करें मिनिकॉय का, तो मिनिकॉय पे महल भाषा बोली जाती है। ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर पूछा जाए कि लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या कितनी है, तो 36। और कितने ऐसे द्वीप हैं जिस पे मानव निवास करते हैं, तो आंसर होगा 11। ये जितने भी क्वेश्चन मैं एक्स्ट्रा आपको बताता जा रहा हूँ, नोट करते चले जाना। कहीं ना कहीं आपको अगले सेट में ये सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है ये। अच्छा, वीडियो को लाइक भी कर देना। क्वेश्चन है, स्वेज नहर की लंबाई लगभग कितनी है। जब से मैं एमसीक्यू का क्वेश्चन डाल रहा हूँ, ये बार बार इसके बारे में मैं जिक्र कर रहा था। स्वेज नहर, स्वेज नहर। तो स्वेज नहर का तो ये तो लंबाई पूछा है ना। कोई बता सकते हो कि राष्ट्रीयकरण कब हुआ था स्वेज नहर का, या निर्माण कार्य कब शुरू हुआ था स्वेज नहर का। तो स्वेज नहर की लंबाई अगर लगभग देखें तो 168 किलोमीटर है। अब स्वेज नहर के बारे में थोड़ी सी बातें कर लेते हैं कि और कैसा कैसा क्वेश्चन बनेगा। तो जैसा कि हमने आपसे बात किया कि स्वेज नहर बनाने का स्टार्ट किया गया था 1854 में, ठीक है। और स्वेज नहर किसको किसको जोड़ता है, तो भूमध्य सागर को और लाल सागर को जोड़ने का काम करता है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण अगर पूछा जाए कब हुआ था, तो 1956 में स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। और स्वेज नहर पे मिस्र का राज है। इजिप्ट आप देख रहे हो ना, इजिप्ट, मिस्र। मिस्र किस नदी की देन है, तो नील नदी की देन है। और नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये भूमध्य सागर, लाल सागर सबसे इंपॉर्टेंट है। और अगर लंबाई का बात कर रहा था तो कितना है, 168 किलोमीटर। याद रहेगा। आगे चले, बिल्कुल अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप के नाम से जानते हैं। तो हमारे पास महाद्वीपों की संख्या कितनी है जी, तो है 7। 7 में से कौन सा द्वीप है जिसमें वैज्ञानिक गतिविधियां की जाती है, तो आंसर होगा आर्कटिक महाद्वीप। अब आर्कटिक महाद्वीप के बारे में थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा आर्कटिक महाद्वीप। और आर्कटिक महाद्वीप में भारत का 3 झंडा आपको दिख रहा है ना। भारती, इसकी स्थापना 2012 में किया गया है। ये हमारा मैत्री, इसकी स्थापना किया गया था 1859 में। और ये है हमारा गंगोत्री, इसकी स्थापना किया गया था 1889 और ये 1989 और 1984। मिस्टेक होता है, थोड़ा सा इजीली लेना है। तो 1984 में जब इसकी स्थापना की गई, अब ये समाप्त हो गया। अब ये अपने काम नहीं कर रहा। लेकिन मैत्री और भारती अभी भी अपने काम में लगे हुए हैं। तो ये हमारा है अंटार्कटिका का क्षेत्र, जो बर्फ से ढका हुआ है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण ये धीरे धीरे मेल्ट होता जा रहा है, जिससे वाटर लेवल क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो खैर, क्वेश्चन हमारा था तो आंसर मिल गया होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पंचगंगा नदी निम्न में से किसकी सहायक नदी है।
पंचगंगा, दूध गंगा, है ना, मूसी, भीमा, तुंगभद्रा, ये सारी किसकी नदियां हैं? तो ये सारी की सारी नदियां जिसका हम नाम लिए सब कृष्णा की सहायक नदी है। अब कृष्णा नदी के बारे में थोड़ी सी बातें कर लेते हैं जो अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कृष्णा नदी, ये मैप में हमारा आपको नदी दिख रहा होगा और ये सारी की सारी कृष्णा नदी है। यहाँ पे छोटा सा मैप दिख रहा होगा, ये क्षेत्र है ना, ये हमारा महाराष्ट्र का क्षेत्र है। कृष्णा नदी महाराष्ट्र से निकलती है और महाराष्ट्र से निकलकर इस तरीके से पूर्व की ओर जाती है और बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिरा देती है। अगर कृष्णा नदी के बारे में देखें तो देख लो, भीमा, है ना, तुंगभद्रा, ये सारे कृष्णा की सहायक नदी है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट, कृष्णा पर दो बांध है, एक श्री सैलम बांध है और एक नागार्जुन सागर बांध है। ये दोनों बांध श्री कृष्णा नदी पर है और ये दोनों आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो ये दोनों क्वेश्चन पूछा गया है कि नागार्जुन सागर बांध किस नदी पे है और श्री सैलम बांध किस नदी पे है, कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है। और कृष्णा नदी और यहीं से एक निकलती है गोदावरी नदी, और गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है और इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है, जबकि कृष्णा की लंबाई देखें तो लगभग 1400 किलोमीटर है। ये सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछते हैं, तो याद रखिएगा हमारा क्वेश्चन था और क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया होगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इरावती नदी को निम्न में से किस देश की जीवन रेखा कहते हैं? अब देखो, फिर से ज्योग्राफी का क्वेश्चन है और पूछा जा रहा है इरावती नदी के बारे में, और ऑप्शन में दिया है मालदीव, श्रीलंका, म्यांमार या भूटान। तो आंसर होगा हमारा म्यांमार, है ना। अब थोड़ी सी बातें, एक क्वेश्चन आया था बीपीएससी में कि म्यांमार भारत के कितने राज्यों को छूता है, तो इसका आंसर आप हमें देना कि म्यांमार भारत के कितने राज्यों को छूता है। अब हम बात करते हैं इरावती नदी के बारे में। तो ये हमारी नदी है इरावती, दिख रहा है ना, ये नदी हमारी है इरावती। और क्वेश्चन आता है इरावती नदी की लंबाई पूछ लेगा आपसे, तो लंबाई है 2170 किलोमीटर। और इरावती नदी के किनारे ही एक जेल था जिसे कहते थे मांडले जेल, और आपको पता होगा बाल गंगाधर तिलक को यहीं पे कैद करके रखा गया था, 6 वर्षों की सजा हुई थी उनको। तो इरावती नदी म्यांमार की नदी है जिसे म्यांमार की जीवन रेखा के नाम से जानते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा, लाइक भी कर दीजिएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। हड़प्पा की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? सबसे आसान सा क्वेश्चन है ना हड़प्पा के बारे में। तो हड़प्पा की खोज किसने किया था? सर दयाराम साहनी करेंगे। अच्छा, कब करेंगे? तो यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बनेगा। सबसे पहले कब किए थे? 1921 में। हड़प्पा है कहाँ? तो पाकिस्तान में है ना, लरकाना जिले में। हड़प्पा से क्या क्या चीजें खोजी गई थी? तो हड़प्पा से तो ढेर सारी चीजें मिली थी ना। हड़प्पा किस नदी के किनारे है ये पूछा जाएगा, तो हड़प्पा हमारा रावी नदी के किनारे है। हड़प्पा से रिलेटेड तो और बातें पूछा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता में के बारे में बात करें तो ये एक शहरी सभ्यता थी, है ना। इसके अलावा ये नगरीय सभ्यता भी थी। ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो खैर एक बात और, सुबह में हिस्ट्री का क्लास चल रहा है 8 से 9, अगर आप ज्वाइन कर सकते हैं तो कर लीजिए, क्लासेस फ्री है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। शाक्य राजवंश के किस राजकुमार ने एक महान धर्म स्थापित किया था? अब यहाँ देखना, जैन धर्म और बौद्ध धर्म से क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन घुमा कर पूछा गया है। शाक्य के राजकुमार कौन थे? एक थे लिच्छवी राजकुमार, एक थे शाक्य राजकुमार। शाक्य राजकुमार के बारे में पूछा जाए तो ये थे सिद्धार्थ यानी बुद्ध भगवान, महात्मा बुद्ध। और लिच्छवी के बारे में अगर पूछा जाए तो ये थे महावीर। तो शाक्य धर्म, शाक्य से संबंधित थे हमारे महात्मा बुद्ध। और महात्मा बुद्ध के बारे में तो ढेर सारा क्वेश्चन बनता है, जैसे महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था, महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी, ये सारा बीसी में है ना। महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी उस समय शासक कौन था? तो अजात शत्रु शासन कर रहे थे, है ना, अजात शत्रु। क्वेश्चन एक बड़ा इंटरेस्टिंग पूछा गया है कि महात्मा बुद्ध की जब मृत्यु हुई थी, मतलब अजात शत्रु के कितने शासन काल के बाद महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी, कितने वर्ष तक वो शासन कर चुका था? तो आंसर होगा राजगद्दी के 8 वर्ष पूरे हुए थे और महात्मा बुद्ध मर गए थे। और यहीं पे प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन राजगृह में कराया जाएगा, जिसे गृह ब्रज कहा जाता था अजात शत्रु के द्वारा। और अभी तक टोटल 4 बौद्ध संगति हुआ है। तो आप हमें बस इतना बता देना कि प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे। राजा तो मैं बता ही दिया, अजात शत्रु, जगह में बता ही दिया, और कब हुआ था ये मैं बता दिया। अब बस ये बताना कि उसके अध्यक्ष कौन थे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
आधुनिक देवनागरिक लिपि का प्राचीन रूप क्या है? देवनागरिक लिपि, खरोष्टी, अरमाइकी, ब्राह्मी और देवप्रिय। तो अगर देवनागरिक लिपि के बारे में बात करें, आंसर क्या होगा? आंसर होगा ब्राह्मी। अशोक के शिलालेख के बारे में आप जानते होंगे। अशोक का जो शिलालेख था वो ब्राह्मी, अरमाइकी, खरोष्टी, ग्रीक ये सारी भाषाओं में मिला था। और एक क्वेश्चन पूछता है कि वो कौन सा व्यक्ति था जिसने अशोक के शिलालेख को पढ़ा था? तो आंसर आता है 1837 में जेम्स प्रिसेप नामक एक व्यक्ति था और इसी ने सबसे पहले अशोक के शिलालेख को पढ़ा था जो ब्राह्मी भाषा में था, है ना। और महात्मा बुद्ध किस भाषा में उपदेश दिए थे अपना? तो महात्मा बुद्ध पाली भाषा में अपना उपदेश दिए थे। और अगर महावीर के बारे में पूछा जाए तो वो प्राकृत भाषा में अपना उपदेश दिए थे। तो ये दोनों बातें बुद्ध और महावीर से भी याद रखना है। आगे चलते हैं। मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र को जीतने वाला पहला शासक कौन था? तो मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र को जीतने वाला पहला शासक था चंद्रगुप्त मौर्य। अब यहाँ से ढेर सारे क्वेश्चन बनेंगे चंद्रगुप्त मौर्य से। जैसे आपको पता है ना, चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को पराजित किया था, धनानंद को, और मौर्य वंश की स्थापना किया था। किसकी सहायता से किया था? तो चाणक्य की सहायता से किया था। अच्छा, सेल्यूकस निकेटर से भी इसका युद्ध होता है। और मेगास्थनीज एक राजदूत है, मेगास्थनीज को कौन भेजेगा? सेल्यूकस निकेटर भेजेगा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। और इसी के द्वारा एक पुस्तक लिखा जाता है जिसका नाम है इंडिका। ये सारे क्वेश्चन आपको पता होगा। चाणक्य इसके दरबार में रहते थे और चाणक्य ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य थे। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, है ना। चाणक्य का और क्या क्या नाम था? तो चाणक्य को विष्णुगुप्त के नाम से जानते थे या कौटिल्य के नाम से जानते थे, है ना। और जब चंद्रगुप्त मौर्य सेल्यूकस निकेटर से युद्ध करेगा तो सेल्यूकस निकेटर हार जाएगा। ये युद्ध होता है 305 बीसी में। सेल्यूकस निकेटर हारेगा और काबुल, कंधार, मकरान और हेरात दे देगा किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को। और सेल्यूकस निकेटर की एक पुत्री होती है जिसका नाम होता है हेलेना। इसका विवाह कर दिया जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य से, ठीक है। और बदले में चंद्रगुप्त मौर्य सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी देंगे दान में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, काफी लंबा हो जाएगा वीडियो। महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? अब ये क्वेश्चन पता है, कुछ लोग बच्चा बोलता है कि फिरदौसी होगा, कुछ लोग बोलता है उत्तबी होगा, तो दोनों होगा। लेकिन एग्जामिनर पता है इसमें क्या लिया? उत्तबी लिया है। अब ये बताओ, फिरदौसी भी था और उत्तबी भी था, लेकिन आंसर लिया है उत्तबी को। महमूद गजनवी के बारे में अगर थोड़ा सा बात कर ले तो आपको पता होगा 1000 से लेके 1027 के बीच में महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। और महमूद गजनवी का सबसे ताकतवर आक्रमण जो था वो 16वां आक्रमण था। और ये किसके विरुद्ध था? तो 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर को लूटा था, ये आपको तो पता होगा। अच्छा, जब सोमनाथ मंदिर को महमूद गजनवी लूट रहा था उस समय वहां का शासक कौन था, ये पूछता है। तो उस समय यहाँ का शासक था भीम प्रथम। ये सारे क्वेश्चन महमूद गजनवी से पूछे जाते हैं। सबसे पहले महमूद गजनवी ने राजा जयपाल के विरुद्ध अपना अभियान किया था, जिसमें जयपाल हार जाते हैं और अपने आप को आग के हवाले कर देते हैं, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन महमूद गजनवी से पूछा जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हुमायूं एवं शेरशाह के बीच चौसा का युद्ध कब हुआ था? इजी क्वेश्चन है, हिस्ट्री का कॉमन सा क्वेश्चन है। एक चौसा का युद्ध हुआ था, एक कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध हुआ था। तो चौसा का युद्ध हुआ था 1539 में। अगर चौसा के बारे में देखा जाए तो चौसा है कहाँ? तो चौसा है हमारा बिहार में। किस नदी के किनारे है? तो ये कर्मनासा और गंगा नदी के किनारे स्थित है ना। और गंगा नदी चौसा से ही बिहार में प्रवेश करती है और चौसा बक्सर जिला में स्थित है। बक्सर जिला में चौसा नामक स्थान है। तो ये तो हमारा है चौसा का युद्ध। एक हमारा था कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध। तो कन्नौज और बिलग्राम के युद्ध में भी शेरशाह सूरी हरा देता है हुमायूं को, और ये होता है 1540 में। और कहा जाता है इसी युद्ध में हुमायूं कर्मनासा नदी में कूद गया था। तो एक नाव खेने वाला व्यक्ति था जिसने हुमायूं की जान बचाई थी, इसलिए हुमायूं उसे एक दिन का मुगल बादशाह बनाता है। और वही मुगल बादशाह
चमड़े का सिक्का जारी करता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि चमड़े का सिक्का जारी करने वाला व्यक्ति कौन था, तो वही एक दिन का मुगल बादशाह था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अंग्रेज ने अपनी प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? अब यहाँ पे कंट्राडिक्शन है, कुछ लोग बोलेंगे मछलीपट्टनम यानी मसूलीपट्टनम, कुछ लोग बोलेंगे सूरत। तो आंसर होगा हमारा सूरत। आपको पता होगा कि 1608 में कैप्टन हॉकिंस आते हैं और इस समय हमारे शासक हैं जहांगीर, और ये बार बार क्वेश्चन पूछता है कि कैप्टन हॉकिंस किसके दरबार में आए थे। और 1615 में सर टॉमस रो आएगा, सर टॉमस रो, और यहीं पे जहांगीर अनुमति मांगेगा कोठी खोलने का, लेकिन कोठी खोलने दिया नहीं जाता है। 1612 ईस्वी में एक युद्ध होता है, स्वाली का युद्ध, और स्वाली के युद्ध में अंग्रेज पुर्तगाली को हरा देंगे। इससे जहांगीर खुश होकर अंग्रेजों को सूरत में कोठी खोलने की अनुमति प्रदान कर देता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार देश की साक्षरता दर कितनी है? तो जनगणना से तो एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। आंसर क्या होगा? आंसर होगा 74%, है ना। देश की साक्षरता दर 2011 के अनुसार 74% थी। अगर पूछा जाए सबसे अधिक साक्षर राज्य कौन सा है, तो केरल सबसे अधिक पूछा जाए तो, और सबसे कम पूछा जाए तो क्या होगा आंसर? बिहार, है ना। अच्छा, कौन सा ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो सबसे अधिक साक्षर है? तो आंसर होगा लक्षद्वीप, है ना, ये केंद्र शासित प्रदेश है। तो ये तो सबसे अधिक हो गया। सबसे कम साक्षरता दर किस केंद्र शासित प्रदेश का है? इसका आंसर आप हमें कमेंट में करना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित नेताओं में से किसने नील ऑफ नेल्सन के पाठक के प्रमुख भूमिका निभाई थी? तो लीग ऑफ नेशन के गठन की प्रमुख भूमिका निभाई थी। तो लीग ऑफ नेशन का गठन करने वाले हमारे व्यक्ति हैं वुडरो विल्सन, और वुडरो विल्सन अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके हैं। राष्ट्रपति तो फ्रैंकलिन रूजवेल्ट भी थे, जॉर्ज वाशिंगटन भी थे, और अब्राहम लिंकन भी थे। ये सारे के सारे अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं। ठीक है, लेकिन आंसर होगा हमारा क्या? वुडरो विल्सन। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्न तापी इंजनों का अनुप्रयोग होता है। निम्न तापी इंजनों में किसका अनुप्रयोग, किसमें अनुप्रयोग होता है? साइंस का क्वेश्चन है। आंसर होगा रॉकेट प्रौद्योगिकी में। आंसर होगा ऑप्शन सी। आगे चलते हैं। मोनोजाइट किसका अयस्क है? तो अयस्क से पूछता है ना, हेमेटाइट, बॉक्साइड, मोनोजाइट, ये सारे क्वेश्चन अयस्क से पूछे जाते हैं। मोनोजाइट जो अयस्क है ये है थोरियम का। थोरियम एक रेडियो एक्टिविटी तत्व है, और हमारा जो भारत है ना, भारत का जो केरला राज्य है, केरला राज्य में थोरियम का प्रचुर भंडार है। तो आंसर होगा हमारा थोरियम, और थोरियम कहाँ पाया जाता है? केरल में, और यहीं पे हमारा लक्षद्वीप है ना। आगे चलते हैं। निम्न लवणों में से सागरीय जल की लवणता में किसका अधिकतम योगदान होता है? सागर का पानी नमकीन होगा, इसमें किसका योगदान होगा? तो इजी सा क्वेश्चन है, आंसर लगा चुके होंगे। आंसर होगा सोडियम क्लोराइड, है ना, यानी NaCl। इसके कारण समुद्र का पानी नमकीन होता है या खारा होता है? आगे चलते हैं। कोलाइड इनमें से कौन नहीं है? कोलाइड साइंस का क्वेश्चन है, दरोगा का क्वेश्चन है। आंसर होगा आइसक्रीम। आइसक्रीम एक कोलाइड नहीं है। कोलाइड किसे कहते हैं? तो कोलाइड उसे कहते हैं जो जिनके कण यानी मॉलिक्यूल खुले आंखों से देखा नहीं जा सके, उसके लिए माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़े। तो शहद, खून और दूध, इसके मॉलिक्यूल्स को देखने के लिए माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़ती है। आइसक्रीम तो ऐसे ही दिख जाता है, यानी इसके कण छोटे छोटे। आगे चलते हैं। पागल पंथ की स्थापना निम्न में से किसने की थी? तो पहले पागलपंथी विद्रोह हुआ कहाँ था? तो पागलपंथी विद्रोह हुआ था बंगाल में, और इसका विस्तार बंगाल से लेकर मेघालय तक था। ठीक है, और ये विद्रोह का समर्थन करने वाले थे करमशाह। जमींदारों की ज्यादा दुर्व्यवहार बढ़ता जा रहा था बंगाल में, इसलिए पागलपंथ विद्रोह हुआ था करमशाह के द्वारा। नेक्स्ट, यारडंग बनने का प्रमुख कारण क्या है? पहले तो ये बताओ यारडंग है क्या? तो बगल में आप मैप देख रहे होंगे ना, यारडंग बनता है हवाओं के कारण। जब रेगिस्तानी क्षेत्र में हवाएं चलती है ना, तो ये जो सारा प्रकार दिख रहा है ना, उसी प्रकार का आकार बन जाता है।
और इसे ही यारडंग कहते हैं। हवाओं के कारण अलग अलग प्रकार का चित्र बनता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा हवा द्वारा निक्षेप। हवा द्वारा निक्षेप यानी ऑप्शन बी। किसी स्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक कौन है? कौन सा ऐसा कारक है जिस कारण कोई स्थान में जलवायु सबसे अधिक प्रभावित होगा? समुद्र से दूरी, समुद्र से ऊंचाई, और क्या है, उसका देशांतर या उसका क्षेत्रफल। ऐसा क्वेश्चन ना इलिमिनेट करके मारा करो। क्षेत्रफल और देशांतर से कोई मतलब नहीं हमको है, तो ये दोनों नहीं होगा। आंसर क्या होगा? आंसर होगा समुद्र तल से ऊंचाई, ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रसिद्ध पुस्तक एवरी बोट्स कॉन्स के लेखक कौन है? तो इसके लेखक आंसर होगा नवीन चावला। अब कुछ पुस्तक के नाम यहाँ पे दिए गए हैं, अच्छे से देख लेना, पॉसिबल हो तो स्क्रीनशॉट ले लेना, अदरवाइज एक बार तो जरूर देख लेना। क्वेश्चन ये सारा का सारा कहीं ना कहीं आपको दिख जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। धात्विक खनिज निम्न में से किन चट्टानों में पाए जाते हैं? धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज के बारे में पूछा जाता है, ऑलरेडी हम इसको क्लास में करवाए भी हैं। आंसर क्या होगा? आंसर होगा अग्नेय चट्टान। अग्नेय चट्टान में धात्विक खनिज पाई जाती है, जबकि गोंडवाना क्रम के चट्टान में कोयले का भंडार पाया जाता है। छोटा नागपुर के पठार क्षेत्र में है गोंडवाना क्रम का। धात्विक खनिज में अग्नेय चट्टान हमारा हो जाएगा आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में और कर्नाटका के क्षेत्र में, है ना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑर्गेनिक कृषि के जनक किसे कहा जाता है? तो ऑर्गेनिक कृषि के जनक कहा जाता है, बढ़िया से देख लेना, अल्बर्ट हॉवर्ड को। आंसर होगा ए। नेक्स्ट, लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होती है? अधिकतम सदस्य संख्या, तो लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या 550 है ना। वर्तमान में लोकसभा में जाने के लिए उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए? तो 25 वर्ष होनी चाहिए, है ना। और प्रधानमंत्री भी बनने के लिए मिनिमम सीमा कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। आगे चलते हैं। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और उसके सदस्य का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? संघ लोक सेवा आयोग आर्टिकल कितना? तो आर्टिकल 315, है ना। भाग अगर पूछा जाए कौन, तो भाग 14। संघ लोक सेवा आयोग का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है ना। और राष्ट्रपति इसको नियुक्त करते हैं, लेकिन इससे पहले भी वो राष्ट्रपति को त्याग पत्र देके अपने पद से मुक्त हो सकता है। तो आंसर होगा 6 वर्ष। संघ की संपूर्ण कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? पॉलिटी का अच्छा सा सिंपल सा क्वेश्चन है। आंसर क्या होगा? आंसर होगा राष्ट्रपति, बिल्कुल सही। आर्टिकल 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, और 53 में कहा गया है कि सारी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होगी। राष्ट्रपति के लिए एक मंत्रिमंडल का गठन किया जाता है, और आर्टिकल 75 के जरिए राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेंगे, और प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेंगे। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंग इनमें से कौन सा है? अच्छे से क्वेश्चन देख लेना और अच्छे से आंसर देना। तो आंसर होगा प्रकाश तरंग। प्रकाश तरंग जो है हमारा विद्युत चुंबकीय तरंग है। विद्युत चुंबकीय तरंग उसे कहते हैं ना जिसे चलने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, उसे विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। तो प्रकाश हमारा एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, और ये विकिरण विधि द्वारा धरती को गर्म करता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। भक्ति संस्कृति का भारत में पुनर्जन्म कब हुआ था? ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, और इसका आंसर आप हमें देना। अच्छे से देख लीजिए क्वेश्चन, इसका आंसर कमेंट में करना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि वीडियो अच्छा लगा होगा, इंपॉर्टेंट बातें नोट कर लिए होंगे। अगर कोई क्वेरी आपकी होगी कमेंट में हमें कर सकते हो, क्वेश्चन पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।